नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत ये जो सब्जेक्ट है बीएड सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आज हम विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम बात करें कि आगमन विधि के बारे में, और ऐसे क्वेश्चन आपसे आएगा कि आगमन और निगमन विधि की तुलना कीजिए। तो आज हम देखेंगे आगमन विधि और नेक्स्ट ऑडियो में रहेगा निगमन विधि। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आगमन और निगमन विधि का वर्णन कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आगमन विधि के बारे में। तो प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है लेंडन ने इसकी परिभाषा बताई है कि जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण को की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले उनसे हम क्या करेंगे, जैसे छात्र है उनको विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में और फिर जल में लेते हैं। मतलब उनको पहले ये बोलेंगे कि आप एक कोई वस्तु है, सपोज दैट कोई नाव देख लीजिएगा कि नाव है और नाव का बाहर आने की इसमें देखेंगे तो वजन बहुत ज्यादा दिखाई देगा जमीन पर, लेकिन जब उसको हम पानी में रखेंगे तो पानी में उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वेट तो वही का वही रहेगा, लेकिन आप यदि नाव को ऐसे उठाने का प्रयास करेंगे और या फिर खिसकाने का प्रयास करेंगे, सरकाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें ज्यादा मात्रा में हमें क्या लगेगी, बल लगेगा। लेकिन पानी में यदि नाव को यदि छोड़ेंगे और फिर हम नाव को यदि खींचेंगे तो हमें बल कम लगेगा। तो यही उदाहरण उनको पहले बता दिया जाता है। मतलब क्या कि जब हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अब बात करें कि इसमें क्या होता है कि उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम निकलवाया जाता है। मतलब उनको पहली नियम बताया नहीं जाता। और आगमन क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है जो विशिष्ट वस्तुओं के निरीक्षण द्वारा हमको सामान्य सत्य और सिद्धांत की ओर ले जाती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि हम विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में और फिर जल में लेते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है और सब वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, ये हम बात करते हैं। और इस विधि में नियम, सिद्धांत व परिभाषा जो है उनको पहले नहीं बताया जाता, उनको स्वयं काम आने की तथ्य और ये वस्तुएं प्रस्तुत कर दी जाती, उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन उनको नियम और सिद्धांत वो परिभाषा पहले नहीं बताया जाता कि भैया क्यों उसमें वजन कम लग रहा है, क्यों उसको आसानी से हम खींच सकते हैं नाव को और हवा में खींच सकते हैं, जमीन पर खींच सकते हैं और पानी में कम बल लगता है। इनको पहले इसके बारे में नहीं बताया जाता है। जैसे ऐसे नियम की बात करें तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहता है पृथ्वी पर, ये बात होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि छात्र अनेक तथ्य और निरीक्षण करके, उदाहरण आदि का निरीक्षण करके और स्वयं नियमों पर पहुंचते हैं और जान पाते हैं। अब इसमें नियम 3 सूत्र पर ध्यान दिया जाता है अधिकतम। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है और विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब कठिन से सरल की ओर जाया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर जाया जाता है। और इस तरह यह विधि विश्लेषण में संश्लेषण की ओर जाने वाली होती है। अब आगमन विधि के बाद जो पद होते हैं वो किस तरीके से, यानी एक स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलते हैं। जैसे हम बात करें कि पहला होगा उदाहरण के माध्यम से कैसे, जैसे छात्रों के समक्ष एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक ही उदाहरण के, मतलब एक ही प्रकार के उदाहरण उनके पास सामने क्या करते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, उसका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण मतलब उदाहरणों का निरीक्षण कर किसी सामान्य नियम पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट मतलब कि बहुत कठिन से सरल की ओर जाते हैं। नियमीकरण मतलब छात्रों द्वारा उदाहरणों के आधार पर किसी नियम को निर्धारित किया जाना। छात्र जो बोलेंगे, जिस तरीके से नियम बताएंगे, उस हिसाब से उसको निर्धारित करना।
इसके बाद परिरक्षण। परिरक्षण में दोस्तों छात्रों द्वारा अन्य उदाहरणों की सहायता से नियम का परिरक्षण किया जाता है। परिरक्षण मतलब परीक्षण, ऐसा बोल सकते हैं कि परीक्षण किया जाता है, उनके उदाहरणों की सहायता से नियम का परीक्षण किया जाता है। अब आगमन विधि के कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि कुछ गुण है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे पहला देखा जाए कि इनमें छात्र विभिन्न विधियों को स्वयं संपन्न करता है और सामान्य सिद्धांत का निर्धारण भी स्वयं के प्रयास से ही करता है। शिक्षक को नियम बनाना नहीं पड़ते हैं, वो स्वयं काम करता है। सेकंड की बात करें कि सामान्य तथ्य पर छात्र स्वयं अपने निरीक्षण द्वारा पहुंचता है। सामान्य तथ्य पर छात्र स्वयं अपने निरीक्षण पर पहुंचता है, इसलिए इस संबंध में इसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। तीसरा है, यह छात्र के लिए बहुत ही आनंददायक विधि होती है क्योंकि वो स्वयं करता है और नवीन ज्ञान को अपने आप प्राप्त करता है और वह प्रसन्नता का अनुभव भी करता है। फोर्थ है, इस विधि से छात्र में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। पांचवा है, यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण पूर्णतः वैज्ञानिक होती है और यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने के कारण सरल और रोचक होती है। यह विधि छात्र को अभ्यास और स्वयं प्रयास करने को अवसर देती है, इस कारण बालक के मस्तिष्क का विकास करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है और यह विधि छात्र को अपने भावी जीवन में खोज और अन्वेषण, कुछ नए रिसर्च करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। दोस्तों, ये हमने आगमन विधि के गुण देखे। अब आगमन विधि के कुछ दोष भी है, वो हम बात करते हैं कि यह जो विधि है अत्यंत धीमी होती है, यानी कि उदाहरण दिया है बच्चे को, वो स्वयं कर रहा है तो धीमी होती है क्योंकि छात्र एक सिद्धांत पर पहुंचने में बहुत समय भी ले लेते हैं कभी कभार। दूसरा है कि इसमें कुछ विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है, किंतु यह अन्य दशाओं में भी सत्य होगा इसका निश्चय नहीं होता है और सिद्धांत को जांचने के लिए निगमन विधि का सहारा लेना आवश्यक होता है। यानी लास्ट में हम पहुंचते तो निगमन के पास ही हैं, लेकिन आगमन मतलब ये कि कोई तथ्य या उदाहरण या वस्तुएं उनको दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि स्वयं इसको हल करो। और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, मतलब ज्यादा कठिन आने की बहुत बड़ी चीज से हम छोटी की ओर चलते हैं। और ये छात्र को कभी कभी क्या होता है कि गलत निष्कर्ष पे भी दोस्तों पहुंचा देती है, क्योंकि केवल योग्य छात्र ही विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण कर सकते हैं, यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि के बारे में हमने देखा, एक प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने लंदन एक विद्वान है, उन्होंने कहा था कि जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें कि छात्रों को हम विभिन्न वस्तुओं का भार पहले हवा में लेने का बोलते हैं, फिर पानी में लेने का बोलते हैं, तो जो वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और सभी वस्तुओं का भार क्या होता है कि वायु में अधिक होता है जबकि जल में कम होता है। इसका दोस्तों सीधा रीजन है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन इनको पहले बताया नहीं जाता कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनको प्रैक्टिकल पहले करवाया जाता है। और ये जो विधि है इसमें सबसे पहले तो बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी कि ज्यादा कठिन से सरल की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। और आगमन विधि के पद भी हमने देखे, पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उदाहरण के बाद में निरीक्षण करवाया जाता है, फिर नियमीकरण, फिर परीक्षण किया जाता है। और यही निष्कर्ष है इसके बारे में कि आगमन विधि के गुण और दोषों की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें दोनों जो दोषों की अपेक्षा गुण अधिक होते हैं, दोषों की अपेक्षा गुण अधिक होते हैं। फिर भी यह मतलब जो बड़ी क्लास है, उच्च कक्षाओं की अपेक्षा निम्न कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी समझी जाती है, छोटी क्लास के लिए ज्यादा उपयोगी मानी जाती है।